Bolt joint efficiency. What question ask? Efficiency of joint. Strength of joint 620 kilonewton. Plate size 180 mm into 20 mm. Yield strength Fy 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है 1.1 होगा. तो कोर कंसेप्ट क्या है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मिनिमम ऑफ PS, PV एंड PT. जो PS होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट एंड शेयर होती हैं, ये स्ट्रेंथ एंड वियर होती हैं, बियरिंग में स्ट्रेंथ होती हैं, ये टीयरिंग में स्ट्रेंथ होती हैं. तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट नो होल रिडक्शंस. तो प्लेट स्ट्रेंथ P इज इक्वल्स टू B इंटू T इंटू FY डिवाइड बाई FOS होता है. ठीक है, इसमें ब्रेड्थ दे रखी है 180, T दे रखी है 20, FY दे रखी है 250 और FOS 1.1 दे रखा है. तो वैल्यू पुट करेंगे P इज इक्वल्स टू 180 इंटू 20 इंटू 250 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10 की पावर 3. सो P की वैल्यू आएगी निकल के 818.18 किलो न्यूटन. तो यहाँ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी 620 डिवाइड बाई 818.18 इंटू 100 और जो नीटा निकल के आएगा वो आएगा 75.77%. की आइडिया क्या है? एफिशिएंसी की बात करते हो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100 होता है. तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट बराबर होएगा 75.75%. अब बात करते हैं फिलेट बेल्ट और लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस ट्रांसवर्स. तो फ्लैट बेल्ट में क्या होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल फ्लैट बेल्ट्स आर मोर एफिशिएंट. ट्रांसफर फ्लैट बेल्ट्स हैव मोर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. क्या निकालना? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. चूज करेक्ट स्टेटमेंट. लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट्स आर मोर एफिशिएंट. स्टेटमेंट बी. स्टेटमेंट बी क्या है? ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट्स हैव मोर यूनिफॉर्म स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट्स आर मोर एफिशिएंट. कंसेप्ट क्या दे रखा है? एफिशिएंसी कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट होता है ग्रेटर होता है लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट से. ठीक है, एफिशिएंसी के मामले में. दूसरा रीजन की इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो ट्रांसवर्स बेल्ट होता है वो मोर यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट बिहेवियर जो होता है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज हायर होता है एंड लीड टू हायर फेलियर चांसेस होता है. तो स्टेटमेंट 1 जो होगा वो गलत होगा. कैसे होगा? से लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट्स आर मोर एफिशिएंट. सो ट्रांसवर्स बेल्ट्स मोर एफिशिएंट होता है देन लॉन्गिट्यूडनल्स के. दूसरा स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि इसमें बोला है कि जो ट्रांसवर्स बेल्ट हैव यूनिफॉर्म स्ट्रेस. तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. तो की आइडिया क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्ट्रेस हायर एफिशिएंसी होती है और स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है उस पर लेस एफिशिएंसी होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में और बोल्ट डिज़ाइन के बारे में. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट और कंसेप्ट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, परमिसिबल स्ट्रेस और बोल्ट डिज़ाइन बियरिंग एंड टियरिंग के अंदर. ठीक है, तो क्या होता है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स होता है ये किस पे बेस्ड होता है? इलास्टिक थ्योरी पे. ठीक है, अजम्पशन क्या बोलता है कि स्टील एंड कंक्रीट बिहेव इलास्टिकली करता है. स्टील और कंक्रीट जो बिहेव करता है वो इलास्टिकली करता है. ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है. स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के टिल कोलैप्स तक. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि परमिसिबल स्ट्रेस आर नॉट एक्सीडेड अंडर वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग लोड्स. और जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं वो होती हैं स्ट्रेंथ जो होती है इसकी स्ट्रेंथ डिवाइड बाई होती है FOS. तो जो कंक्रीट होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है और क्या होती है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाई FOS. स्टील जो होती है वो यील्ड और 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस डिवाइड बाई FOS होती हैं. तो परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस होती है इक्वल टू होती है यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी. जो परमिसिबल स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें तो बोल्ट डिज़ाइन क्या होता है? बियरिंग स्ट्रेंथ होती है. तो डिज़ाइनिंग बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? BDPP इज इक्वल्स टू BNPV डिवाइड बाई गामा MB होता है.
तो नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी BNPV इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू KV इंटू D इंटू T इंटू FU। और ये जो KB डिपेंड करता है ये स्मॉलर ऑफ होता है किस किस पे E/3D0 एंड P/3D0 माइनस 0.25 एंड FUV डिवाइड बाई FU होता है और वो 1 होता है। सो पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो EP होता है वो एंड और पिच डिस्टेंस होता है, D0 जो होता है वो होल डायामीटर होता है, FUV जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट होता है, FU जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ प्लेट होता है। सो अब बात करते हैं बोल्ट डिज़ाइन या शेयर स्ट्रेंथ के बारे में। बोल्ट डिज़ाइन या शेयर स्ट्रेंथ में क्या होता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ जो बोल्ट होता है, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, वो होता है BDV डिवाइड बाई BNB डिवाइड बाई गामा MB। जो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी इसके अंदर होती है वो क्या होती है, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी वो होती है BNBV इज इक्वल्स टू FU डिवाइड बाई √3 इंटू NN इंटू ANB प्लस NSASB। FU जो होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होता है, NN जो होता है नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स या नो थ्रेड्स होता है, NS जो होता है नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स थ्रेड्स होता है, ANB जो होता है नेट एरिया होता है, ASB जो होता है वो सिंक एरिया होता है। WSM क्या होता है, बेस्ड ऑन होता है इलास्टिक बिहेवियर, परमिसिबल स्ट्रेंथ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फास्टनर डिज़ाइन होता है ये बेस्ड ऑन होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर। सो फाइनल कंक्लूजन की अगर बात करें तो परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द फास्टनर्स आर बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बोल्ट डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ BDV इज इक्वल्स टू BNB डिवाइड गामा MB होता है। नॉमिनल शेयर कैपेसिटी होता है BNB √FU डिवाइड बाई √ क्या होगा, नॉमिनल शेयर BNB इज इक्वल्स टू FU डिवाइड बाई √3 इंटू NNANB प्लस NSASB, दैट इज नॉमिनल शेयर कैपेसिटी। और डिज़ाइन कैपेसिटी DVV BNBV डिवाइड बाई गामा MB। लेसिंग सिस्टम्स, लोड ऑन लेसिंग की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोड कैरिड बाय द लेसिंग। अगर आपको दिया गया है एक्शियल लोड ऑन कॉलम कितना 125 न्यूटन, कॉलम बिल्ट विद 2 ISMC 250 चैनल्स कनेक्टेड बाय द लेसिंग्स, ठीक है। तो लोड कैरिंग बाय लेसिंग को फाइंड करना, तो लेसिंग डिज़ाइन लोड क्या होता है, लेसिंग कैरीज ट्रांसवर्स शेयर फोर्स। लेसिंग क्या कैरी करता है, ट्रांसवर्स शेयर फोर्स। द वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स शेयर जो क्या होता है वो B इज इक्वल्स टू होता है 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। लेसिंग जो कैरी करता है 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड होता है। फॉर डबल लेसिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फोर्स ऑन ईच बार तो क्या होता है F इज इक्वल्स टू B/N इंटू साइन थीटा होता है। तो B बराबर क्या होता है, ट्रांसवर्स शेयर फोर्स होता है, थीटा बराबर होता है एंगल ऑफ लेसिंग, N बराबर होता है नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो एंगल थीटा बराबर होता है 40 डिग्री टू 70 डिग्री, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्या होता है, जो एक्सियल लोड होता है वो होता है 125 न्यूटन, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स फोर्स होता है B बराबर 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 125 जो कि गिवन है, तो B निकल के आ जाएगा 3.125 न्यूटन, है ना। तो लेसिंग रेजिस्टेंस ट्रांसवर्स शेयर इज इक्वल्स टू होता है 2.5% ऑफ एक्सियल लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंगल सेक्शन या ग्रॉस एरिया कनेक्टेड और अनकनेक्टेड लेग। सो व्हाट क्वेश्चन आज क्या पूछ रहा है, फाइंड करना ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग और अनकनेक्टेड आउटस्टैंडिंग लेग्स। सो गिवन दे रखा ISA 100 इंटू 75 इंटू 8 लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट। लॉन्गर जो लेग होता है वो कनेक्टेड टू तो होता है
गसेट प्लेट से। तो कोर कंसेप्ट क्या होएगा इसके अंदर, कोर कंसेप्ट केस 1 में हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस शील्डिंग, जो T1 बराबर हो जाएगा AG इंटू FY डिवाइड बाई गामा एम नॉट। केस सेकंड में क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन, तो T2 इज इक्वल्स टू हो जाता है 0.9 ANC FU डिवाइड बाई गामा M1 प्लस बीटा ए G नोट FY बाई एफ गामा एम नोट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन दिस वन, इसको सही से लिखते हैं एक बार, 0.9 ANC FU डिवाइड बाई गामा M1 प्लस बीटा ए नोट FY डिवाइड बाई गामा M नोट। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है ड्यू टू नेट सेक्शन फ्रैक्चर के लिए। एरिया फॉर्मूले की बात करते हैं, क्या ANC बराबर होता है, क्या होता है ANC बराबर होता है A माइनस T/2 इंटू टी, और AG नोट बराबर होता है B माइनस T/2 इंटू टी। सो कैलकुलेशन में दे रखा है A इज इक्वल्स टू 100 mm कनेक्टेड लेग, B इज इक्वल्स टू 75 mm अनकनेक्टेड लेग, और T बराबर 8 mm होता है। तो कनेक्टेड लेग की क्या बात है, ANC इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8/2 इंटू 8 होता है, एंड ANC इज इक्वल्स टू होता है 100 माइनस 4 इंटू 8 होता है, और ANC बराबर 768 mm स्क्वायर होता है। सो अनकनेक्टेड लेग के बारे में बात करते हैं, तो AG नोट इज इक्वल्स टू 75 माइनस 8/2 इंटू 8 होता है, ठीक है। AG नोट बराबर जो होता है वो 75 माइनस 4 इंटू 8, सो AG नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 568। ANC निकाल लिया, कनेक्टेड लेग AG नोट निकाल दिया, अनकनेक्टेड लेग। कुछ की आइडियाज़ के बारे में देख लेते हैं। कनेक्टेड लेग और अनकनेक्टेड लेग का क्रॉस सेक्शन पूछा है इसने इसमें, ठीक है। यहाँ कुछ और चीज़ दे रखी, की आइडियाज़ यूज डायमेंशंस माइनस T/2 इंटू टी होता है, अप्लाइज सेपरेटली फॉर ईच लेग। तो फाइनल आंसर कनेक्टेड लेग के लिए 768, अनकनेक्टेड लेग के लिए 568। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रसेस आ रहे हैं नेक्स्ट में। तो ट्रसेस क्या होते हैं देख लेते हैं। ट्रसेस, स्लेंडरनेस रेशियो और बकलिंग गिवन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गिवन है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर AV इज 200, मेंबर CD इज 450। लोडेड ट्रस है जो कि फिगर में दे रखा है, मेरे पास वो फिगर नहीं है, तो इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। इसमें कुछ एडिशनल लिमिट दे रखी है कि टेंशन मेंबर रिवर्सल एंड नो बेंड एंड अर्थक्वेक लोड, तो 180 हो जाएगा। टेंशन मेंबर है, बेंड और अर्थक्वेक लोड है, तो 350 हो जाएगा। कंप्रेशन मेंबर है, बेंड और अर्थक्वेक लोड के लिए, तो 250 हो जाएगा। कंप्रेशन फ्लेंज है, लेटरल टॉर्जन बकलिंग है, तो 300 हो जाएगा। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए 250, अगर टेंशन मेंबर 180, अगर बेंड लोड नहीं है तो 180, अगर बेंड लोड है तो 350। इसमें एक और चीज़ दे रखी है, बकलिंग अकर ओनली इन कंप्रेशन मेंबर। टेंशन मेंबर के लिए नो बकलिंग, एक लाइक है केवल।
नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। फाइंड द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर केस 1 मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड। केस 2 में मेंबर ऑलवेज अंडर द टेंशन। केस 3 में मेंबर अंडर कंप्रेशन ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक। ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर्स की बात करते हैं डेड और इम्पोज लोड के बारे में। तो मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 180। केस 2 में मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, तो मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन एक्सक्लूडिंग प्री टेंशन, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो हो जाएगा 400 हो जाएगा। कंप्रेशन की बात करते हैं विंड और अर्थक्वेक लोड के लिए, मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ड्यू टू विंड लोड। कंडीशन क्या है, डिफॉर्मेशन शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, सो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 250। एडिशनल वैल्यू फ्रॉम द टेबल, टेंशन मेंबर रिवर्सल नॉट विंड क्वेक 180, टेंशन मेंबर विंड और अर्थक्वेक रिवर्सल है 350, कंप्रेशन फ्लैंज है, लैटरल टॉलरेशन बकलिंग है तो 300 हो जाएगा। कंप्रेशन मेंबर लोअर स्लेंडरनेस रेशियो होता है और वो अवॉइड करता है बकलिंग को। टेंशन मेंबर में हायर स्लेंडरनेस लिमिट होती है जहाँ पर कोई बकलिंग की रिस्क नहीं होती है। विंड और अर्थक्वेक केस में इंटरमीडिएट लिमिट ड्यू टू द इंस्टेंटेबिलिटी ऑफ रिस्क होता है। अब बात करते हैं अनइक्वल एंगल सेक्शन या टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अनइक्वल एंगल सेक्शन केस 1 लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट, शॉर्टर लेग कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट, विच डिज़ाइन स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम इन बोथ केसेस। तो टाइप्स ऑफ डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पहला होता है रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन और ब्लॉक शेयर। रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं जो गवर्नड बाई होती है किससे, शेयर लैग इफेक्ट से। इफेक्ट क्यों क्या करता है, रिड्यूस्ड टेंसाइल कैरिंग कैपेसिटी। तो केस का बिहेवियर समझे तो लॉन्गर लैग कनेक्टेड मतलब शेयर लैग इन शॉर्टर लैग, शॉर्टर लैग कनेक्टेड है मतलब शेयर लैग इन लॉन्गर लैग। अगर लॉन्गर लैग कनेक्टेड है तो शेयर लैग शॉर्टर लैग में होगा, अगर शॉर्टर लैग कनेक्टेड है तो लॉन्गर लैग में कनेक्ट होगा। तो कंक्लूजन, स्ट्रेंथ इज डिफरेंट इन बोथ केसेस। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, टोटल ग्रॉस एरिया ऑफ एंगल सेक्शन, ऑब्जर्वेशन ग्रॉस एरिया रिमेन सेम इन बोथ केसेस। तो कंक्लूजन क्या होगा, स्ट्रेंथ इज सेम इन बोथ केसेस। सो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ क्या होती हैं, ये डिपेंड करती हैं साइज एंड स्पेसिंग ऑफ बोल्ट्स में, जो कि नेट एरिया ऑफ सेक्शन होता है, टाइप्स ऑफ फैब्रिकेशन और एसेंट्रिसिटी होता है। कंक्लूजन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंपेयर्ड, रिक्वायर्ड डिटेल एनालिसिस होता है। इसका की आइडियाज़ की बात करें तो शेयर लैग अफेक्ट रप्चर स्ट्रेंथ, ग्रॉस एरिया कंट्रोल्ड यील्डिंग स्ट्रेंथ, कनेक्शन डिटेल्स अफेक्ट ब्लॉक शेयर। सो फाइनल आंसर क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन। अब बात करते हैं सिंगल एंगल नेट इफेक्टिव एरिया और शेयर लैग इफेक्ट। व्हाट क्वेश्चन आस्क गिवन, सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय द वन लेग ओनली, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग जो होता है वो एक्स होता है, नेट टॉप एरिया ऑफ कनेक्टेड होता है वाई लेग। सो रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब बात करते हैं नेट इफेक्टिव एरिया इन टेंशन के बारे में, जिसका बेसिक बिहेवियर क्या होता है, कनेक्टेड लेग जो होता है नो शेयर लेग और फुल एरिया कंसीडर्ड होता है। आउटस्टैंडिंग लेग में क्या होता है, जो शेयर लेग प्रेजेंट होता है वो उससे एरिया रिड्यूस होता है। तो नेट इफेक्टिव एरिया की अगर बात करें बाई प्लस के इंटू एक्स होता है। बाई जो होता है नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लैग होता है, एक्स जो होता है एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग होता है, के जो होता है रिडक्शन फैक्टर होता है। अब बात करते हैं रिडक्शन फैक्टर के बारे में। तो के बराबर होता है 3y डिवाइड बाई 3y प्लस एक्स होता है रिडक्शन फैक्टर। तो इनके अलग अलग केस हैं। केस 1 की बात करें तो 2 एंगल बैक टू बैक होता है तो 1 लेग कनेक्टेड होता है। तो ए नेट बराबर क्या हो जाएगा, ए नेट बराबर होता है बाई प्लस के इंटू एक्स, जिसमें जो के होता है वो होता है 5 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स। 2 एंगल कनेक्टेड होता है बोथ साइड तो वहाँ कोई रिडक्शन नहीं होता है, बाई प्लस एक्स होता है।
तो अब बात करते हैं शेयर लैग रिड्यूस्ड ओनली आउटस्टैंडिंग लैग एरिया, कनेक्टेड लैग इज फुल कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट बात करते हैं जो रिडक्शन फैक्टर होता है के वो लेस देन 1 होता है, जो फाइनल आंसर नेट इफेक्टिव एरिया बाई प्लस के एक्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। कंप्रेशन मेंबर स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ, कंप्रेशन मेंबर स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ के बारे में क्वेश्चन में स्टेटमेंट में S1 दे रखा है कि इफेक्टिव लेंथ डिपेंड ऑन बाउंड्री कंडीशन एट एंड्स। दूसरा दे रखा है कि इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस डिक्रीज विद डिक्रीज इन स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस का रेशियो होता है। इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा, तो पहला सही होगा इसमें, ठीक है, तीसरा सही है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। डेफिनेशन क्या होती है स्लेंडरनेस रेशियो की, एल इफेक्टिव डिवाइड बाय रेडिएशन ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो ये डिपेंड्स ऑन होती है बाउंड्री एंड कंडीशंस ऑफ द मेंबर। जिसके बाद में इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस के बारे में यहाँ दे रखा है, इसका बिहेवियर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन स्लेंडरनेस रेशियो। क्या होता है ये डिक्रीज होता है कब, जब इंक्रीज होता है स्लेंडरनेस रेशियो। तो 2 और 4 करेक्ट इनकरेक्ट होगा। तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू समझ लेते हैं। अगर बोथ एंड फिक्स्ड है रेस्ट्रेंड और रोटेशंस में, तो थियोरेटिकल जो वैल्यू हो जाएगी 0.50 L हो जाएगी किसकी, और रिकमेंडेड वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.65 L। अगर वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड हिंज्ड है, वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड हिंज्ड है, तो थियोरेटिकल वैल्यू जो होगी 0.70 L हो जाएगी और रिकमेंडेड वैल्यू जो होगी 0.80 L हो जाएगी। अगर दोनों ही एंड हिंज्ड है तो हो जाएगा आपका वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, तो जो थियोरेटिकल वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी और रिकमेंडेड वैल्यू भी 2 हो जाएगी। और अगर मिक्स्ड कंडीशन है तो 1.20 L हो जाएगा और 1.50 L हो जाएगा। अगर स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज होता है तो क्रिटिकल स्ट्रेस डिक्रीज होती है। बाउंड्री कंडीशन होती है कंट्रोल्स करती है एल इफेक्टिव को। तो फाइनल कंक्लूजन आपको पता ही, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव लेंथ डिपेंड ऑन एंड कंडीशन एंड स्लेंडरनेस रेशियो डिफाइंड इज करेक्ट।